दोस्तों स्वागत है आप सभी का। सॉरी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द थर्ड एपिसोड ऑफ द पिक्सल डिप्लोमेट। और पिछले 2 हफ्तों से हम नहीं आ पाए थे, उसके लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत ज्यादा लाइफ में मसरूफ हो गए, उसके बाद इतना सब कुछ कियोटिक ही था। पिछले 2 हफ्ते हमारे सभी के बहुत कियोटिक गए हैं। वॉर भी अनसर्टन था, तो हमने सोचा जब एक बार ये सारी सीन थोड़ा सा रिजॉल्व हो जाए तब हम जाके कमेंट्री देंगे भाई, हम भी स्पेक्युलेट नहीं करेंगे। तो आज मेरे साथ वापस राजेंद्र भाई हैं। दर्शकों के लिए पहली बार है कि राजेंद्र भाई आप हमारे साथ आए हैं। थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इनको कि भाई राजेंद्र भाई इस बहुत ज्यादा प्रोफेशन विद मैंड्रिन। वो मैंड्रिन अच्छे से जानते हैं, चाइनीज मामलों के बहुत अच्छे जानकार रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ ही साथ जीके में बहुत ज्यादा उनकी पकड़ है। रेडियो उड़ान और रेडियो टशन जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ वो जुड़े रहे हैं। तो राजेंद्र भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अनमोल भाई। और आपने इंट्रोडक्शन कराया तो धन्यवाद। और दर्शकों, जैसा कि अनमोल भाई ने सारी जानकारी मेरे बारे में दे दी है आप लोगों को। इसके साथ वर्तमान में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। ये छोटी सी बिल्कुल। जानकारी और ये तो है मैं भूल ही भूल क्योंकि मैं तो बोलना ही भूल गया कोई भाई, आरबीआई में है भाई हमारे। भाई हमारे पैसा छापते हैं यार। जी। तो 10 और 20 की अगर आप लोगों को डिमांड होगी तो जरूर हम अपने बिल्कुल किसी न किसी बिल्कुल। साथी की ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। रुपीस तो रुपीस कैश में डिलीवर करवा देंगे राजेंद्र भाई। भाई आप लोग कमेंट्स करते रहे ना। तो हाँ, और कभी चलिए। मौका मिला तो जी, कभी मौका मिला तो डिमांड एंड सप्लाई और जीडीपी वगैरह पे भी हम लोग बात करेंगे। तो वो भी एक अच्छा बिल्कुल ऑफ सेशन कोर्स। रहेगा। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, आई जैसा थिंक कि जियो कहा अनमोल पॉलिटिक्स भाई में, ने जियो कि बहुत पॉलिटिक्स सारी में तो घटनाएं सर। घटी हैं। जी जी जी, बिल्कुल। अनमोल जी। मैं ये बोल रहा था कि राजेंद्र भाई जियो पॉलिटिक्स में जीडीपी तो अपने आप आ ही जाएगा। अभी अगले 2 एपिसोड हाँ हम जब आगे करते रहेंगे तो वो तो आ ही जाएगा, जीडीपी और डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, जीडीपी के तौर पे तो देखें तो गैस सिलेंडर एक आर्थिक समस्या अपने आप में उभर के आई है। और आगे आगे बात करेंगे हाँ तो इसमें भी हम जानेंगे बिल्कुल। चीजों को। हम्म। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। आज के एपिसोड का एजेंडा थोड़ा सा मैं सभी के साथ में शेयर कर दूं। तो सबसे पहला एजेंडा है सीज फायर। क्या सीज फायर चलेगा नहीं चलेगा? पाकिस्तान क्या, स्पेक्यूलेशन है कि क्या पाकिस्तान एक बहुत इफेक्टिव पीस नेगोशिएटर बन सकता है या नहीं बन सकता है? क्या भारत के लिए ये लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है? क्या भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री ने अटेम्प्ट भी नहीं किया कि ये सीज फायर करा सकें? और कैसे भारत कुड हैव बीन अ वेरी गुड रिलायबल सीज फायर पीस नेगोशिएटर इस रीजन में? इस पर हम बात करेंगे। सेकंड, हम बात करेंगे बढ़ते टेंशन्स के बीच में, जो कि है यूएसए और टर्की के बीच में। जो एक एंगल निकल के आ रहा है, काफी सारे जो है अपने अलग अलग माध्यम एक नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि नेटो से अमेरिका क्योंकि बाहर जा रहा है, क्योंकि उनको टर्की पे अटैक करने का कुछ प्लान है। तो क्या ये भी है कोई पॉसिबिलिटी? और तीसरा कि क्या सही में यूएसए नेटो से बाहर आ सकता है? अगर आ गया तो क्या ये पूरे मानवीय इतिहास में एक बहुत बड़ी घटनाओं में से एक घटना रहेगी? इस पर भी हम बात करेंगे। और आखिर और अंतिम जो बात है वो रहेगी कि वॉर, रशिया और यूक्रेन का, विंटर्स खत्म हो जाने के बाद क्या हम रशिया का एक और अग्रेशन देखेंगे यूक्रेन पर? और आखिरी बात जो रहेगी कि चाइना का क्या एंगल रहा ईरान को टेबल पे लाने में, बातचीत के टेबल पे लाने में? और क्या चाइना और ट्रम्प के बीच में सीक्रेट डील हुई है? क्या हमें चाइना के, ट्रम्प के कार्यकाल में ही चाइना ताइवान को एनेक्स करते हुए दिखेगा? इस सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करेंगे। हमारे साथ राजेंद्र भाई, वैसे भी आप एक बार हमसे जुड़ चुके हैं, तो हम दोनों ट्राई करेंगे कि इन सब टॉपिक्स को जो है आज आपके सामने लाइट में लाए। तो राजेंद्र भाई, सबसे पहले हमारे मुद्दे पे बात करते हैं। ईरान और इसराइल और यूएसए के बीच में जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, जो काफी लंबे समय से इसराइल और यूएसए ने 38 दिन, लगभग 39 दिन कंटिन्यू किया। और अंत में जैसे कि ट्रम्प्स ऑलवेज चिकन्स आउट हो जाता है, टाको हो गया वापस। और एक बार फिर से हमें टाको का डेफिनेशन मिला। और ऑनेस्टली इस बार तो एक्सपेक्टेड था राजेंद्र भाई आपको भी कि एक और टाको होने वाला है। क्योंकि देखो, मेरी मैं बता देता हूँ आपका उत्तर लेने से पहले कि मुझे लग रहा था कि हो जाएगा टाको। और एक दिन पहले ही मैंने खुद अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारी पोजीशंस ले ली थी कि मैंने मार्केट में एंटर कर लिया था प्रॉफिट बुक करने के लिए कि भाई अगले दिन ये पक्का बंदा कुछ अटैक वटैक नहीं करेगा। देयर शुड बी, देयर विल बी अपॉर्चुनिटी
कि सीज फायर के लिए कुछ ना कुछ होगा, और हमें बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ती हुई दिखेगी। तो ये मैंने एक इंटेलिजेंट डिसीजन मेरे एंड से लिया था राजेंद्र भाई, और मैंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया उसमें। जी। जी तो देखिए, राजेंद्र भाई, जहां हाँ। तक हम टाको की बात कर रहे हैं, तो टाको ट्रेड सच में अपने आप में एक नई टर्म देखने को मिली है। और हम जब भी अपने ऑफिस में जाते हैं तो टाको ट्रेड पे बहुत ज्यादा बातचीत आजकल हमारे बीच में होने लगी है कि टाको ट्रेड में हाँ हाथ आजमाना चाहिए कि नहीं। मैं बता दूं कि मैं टाको ट्रेड को मिस कर चुका हूं इस बार। मैं नहीं कर पाया। मुझे हाँ लग रहा हाँ। था कि शायद कुछ गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही कि टाको, फिर बाद में बिल्कुल। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जापान में तो इंग्लिश के लेक्चर्स में जो ग्रामर है इंग्लिश की, वहां पे भी टाको वर्ड को डिस्कस किया जा रहा था कि टाको का अर्थ क्या है। क्योंकि जापान, चाइना, यहाँ पे इंग्लिश को उतना लाइक नहीं किया जाता है। लोग अपनी जो हाँ, स्वदेशी भाषा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसको ज्यादा, हाँ। हाँ, उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो वहीं पे टाको, ये सच में अपने आप में आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो बुक्स बनेंगी उसमें टाको के ऊपर एक अपने आप में बड़ी स्टोरी लिखी जा सकती है कि कैसे आई थिंक एक, अमेरिका के ट्रम्प ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया है टाको से। जी। बिल्कुल। मैं ये बोल रहा था राजेंद्र भाई, आई थिंक हमने वो एक फनी कमेंट तो सुना ही था, जापानीज मीडिया में वो लोग अपने अपने तरीके से प्रोनाउंस करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रम्प ऑलवेज जी। चिकन्स आउट। यस यस। बिल्कुल। और वो जो पब्लिक में समझा रहे थे वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे मीम्स उस पे देखने को मिले। भारत में भी बहुत सारे मीम बनाए गए हैं। और इवन ईरान खुद उस पे ईरान के जो लोग हैं वो खुद वहां पे मीम बना रहे हैं। जो हार्मोस जल डमरू है, वहां पे भी बहुत सारे मीम्स हमने देखे हैं। तो अपने आप में महत्वपूर्ण टर्म है। और जो लोग ट्रेड में विश्वास रखते हैं उनको इस टाको वाली सिचुएशन पे ध्यान रखना चाहिए। और इस बात का भी बिल्कुल। ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए। तो देखो, मार्केट में नुकसान फायदे तो होते हैं, लेकिन टाको मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। ये ऑप्शन चेन से भी तगड़ी चीज है। मार्केट में जो फायदा आपको 2-3 साल से नहीं मिल रहा है, टाको वो आपको एक दिन में या 2 दिन के अंदर अंदर प्रोवाइड कर सकता है। तो इस पर आप लोगों को, जो शेयर मार्केट के ज्यादा सपोर्टर हैं, उस पर निर्भर हैं, अपना पैसा जिन्होंने लगा रखा है, तो उनको टाको ट्रेड के बारे में पढ़ना चाहिए अखबार के माध्यम से, या जो भी आप लोग प्रेफर करते हैं। जी। बिल्कुल राजेंद्र भाई, और दूसरा आई थिंक टाको का एक और डेफिनेशन निकल के आ रहा है कि हमेशा अ, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे टाको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे लिया जाता है, ताकि मार्केट में बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट खुद भी वो बुक करें। तो ये तो आई थिंक क्लियर दिख रहा है राजेंद्र भाई। जी। जी। और बिल्कुल दूसरा बिल्कुल सही कह दूसरा रहे आई हैं। थिंक मैं अभी, बिल्कुल अभी हम टाको से थोड़ा सा हट के इस वॉर के सिचुएशन पे बात करें राजेंद्र भाई, तो आपको क्या लग रहा है इस सीज फायर पे? बहुत सारे कंफ्यूजन हमें देखने मिल रहे हैं, स्पेशली लेबनान पे मुद्दा अटका पड़ा है। आज आई थिंक बात होनी है। जब आई थिंक हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक तो आपको रिजल्ट, जब हम एपिसोड डालेंगे तब तक तो शायद आपको बातचीत का जो पहले दौर पे जो डिस्कशन हुआ है उसका आई थिंक कुछ ना कुछ जो है प्रिंट आउट तो मिल ही गया होगा। लेकिन जी। आज के दिन यानी 11 अप्रैल, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब रात को इस्लामाबाद में ये डिस्कशंस चल रहे हैं। ईरान की अथॉरिटीज और जेडी वैंस खुद वहां पे मौजूद हैं, यूएस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये देखना है कि इसराइल अपने कोई डेलीगेशन को सेंड कर रहा है कि नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ये है कि इसराइल पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है नहीं। वही ईरान भी पाकिस्तान पे उतना ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। सस्पिशियस है ईरान की कहीं यूएसए का जो है पाकिस्तान पूरी तरह से यूएसए के ही मैसेजेस को ना जो है पिच इन करे। तो राजेंद्र भाई, आप इस सीज फायर के अभी जो बातचीत चलेगी ये 14 दिन तक, इसको कैसे देख रहे हैं? आप न्यूट्रल दृष्टिकोण से, अगर आप लाइक न्यूट्रली अगर आप बताना चाहें, या तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखना चाहें, तो इस दृष्टि को, इस बातचीत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या इसराइल और ईरान को पाकिस्तान एक टेबल में ला सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे विचार में मुझे लगता है कि ईरान ने जो अमेरिका और इजराइल को जिस तरीके से काउंटर किया है वो अपने आप में सराहनीय है। लग नहीं रहा था कि ईरान इस युद्ध को झेल पाएगा, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से ना केवल युद्ध को झेला है, बल्कि उनके F-15 जैसे विमान को गिराया है। उसके अलावा ड्रोन को भी, अभी न्यूज आई थी कि हार्मोस जो जलडमरू है उसके पास से ड्रोन को भी गायब कर दिया। तो ईरान के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो अपने आप में सराहनीय है।
और ईरान, जहां तक लगता है मुझे कि यहाँ पे टेबल पे लोग भेजेगा नहीं भेजेगा उसमें भी असमंजस में है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमारे साथ जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान के ऊपर भी आप लोगों को आक्रमण नहीं करना है, लेबनान को भी उसमें शामिल किया गया है। तो बिल्कुल। हाँ, तो इसके साथ साथ में ईरान कंफ्यूज तो है कि उसको भेजना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो साइलेंट रिपोर्ट आ रही हैं वहां पे पता चल रहा है कि चाइना अपना एयर डिफेंस सिस्टम या फिर मैन मेड जो एयर डिफेंस सिस्टम है या मेन मेड जो गन्स होती हैं वो किसी ना किसी रास्ते से भेज रहा है ईरान के पास में। आई ईरान थिंक के पास और एक एक चीज। अच्छा टाइम है। जी। बिल्कुल। आई थिंक राजेंद्र भाई, अगर आपको, आई थिंक ये मैं इस पे लास्ट में बात करने वाला था, बट सिंस आपने चाइना का मेंशन कर ही दिया है, एक जी। इंटरेस्टिंग जी। थियरी जो 2-3 दिन से वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स पे प्राइमरीली ट्रेंड पे जो चल रही है, वो ये है कि ईरान ने इस सीज फायर लाइन को एक्सेप्ट इसलिए किया क्योंकि चाइना के ओर से बैकडोर पे ईरान पे थोड़ा प्रेशर डाला गया था। और ये जो चाइना पे प्रेशर, चाइना और अमेरिका के बीच में कोई सीक्रेट बातचीत हुई थी कि ये किया जाए, क्योंकि आई थिंक एक इन फ्यूचर ट्रम्प और जो शी जिनपिंग है उनके बीच में बैठक होनी थी, पर ईरान के वॉर के वजह से वो पोस्टपोन कर दी गई थी। ट्रम्प भी काफी सारे रीजंस दे रहे थे उसके। तो वो जो है, अमेरिका को उसकी ज्यादा जरूरत है इस समय। ऐसा दिख रहा है कि चाइना की अमेरिका को ज्यादा जरूरत है इस स्थिति में, कि चाइना इकोनॉमिकली अमेरिका को उतना ज्यादा खतरे में ना डाले, क्योंकि अभी चाइना बहुत बड़ा जायंट बन चुका है। तो हम उस पर आई थिंक डिटेल पे बात करेंगे ही। पर मैं आपका ये व्यू जानना चाहता था कि अगर सीज फायर पे 90% भी ईरान ने अग्री किया है, तो बिना चाइना के या रशिया के कहने पे तो नहीं किया होगा। चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत यूज हुआ है, ऐसा नजर आ रहा है। ऐसा वेस्टर्न आउटलेट्स प्राइमरली क्लेम कर रहे हैं कि चाइना जो है उसने ईरान पे थोड़ा सा प्रेशर डाला कि आप बातचीत पे जाइए, और उस बातचीत में जो भी आई थिंक डील होएगी, उसके बाद क्या चाइना को अमेरिका की तरफ से ताइवान में एक फ्री रेन दे दिया जाएगा कि आप जाके ताइवान कैप्चर कर सकते हैं। इस पे आई थिंक हम और फ्यूचर बात हमारे फिफ्थ एजेंडा पे करेंगे। लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस पे मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि क्या चाइना का ही भी थोड़ा ना थोड़ा प्रेशर था ईरान पे कि आप बातचीत करिए जाके। हाँ, जहाँ पे अमेरिका में जो चाइना की एम्बेसी है उनको पूछा गया कि आप क्या ईरान का बैक में कोई सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तो मना कर दिया है कि ऐसा कोई हमें नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि रसिया फिर भी थोड़ा कम करे, क्योंकि वो खुद युद्ध में है। लेकिन चाइना के पास अपने वेपन्स को टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा अवसर है कि वो अमेरिका के जो विमान है या फिर अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसके खिलाफ कैसा काम करते हैं। और जब उसको अपनी लैंड हम्म। भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ रही है और अपने वेपन भी वो टेस्ट कर सकता है, तो ईरान से बढ़िया ऑप्शन चाइना के पास में नहीं है। और आप लोग जानते हैं बिल्कुल। कि चाइना अफ्रीका में भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट अपने कर चुका है, बहुत सारी कंपनियों को भेज करके सस्ते में माल बेच करके, चाहे उनकी वो कितनी भी वो गुणवत्ता खराब है, क्वालिटी कैसी भी है, लेकिन चाइना पीछे ना पीछे या फिर इन चीजों में आगे रहता है। और इसी की वजह से चाइना की अर्थव्यवस्था भी जो है वो ऊपर देखने को मिली है कि वो छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे होली दिवाली होती है तो बहुत सारा सामान चाइना का आ जाता है। तो अभी तो बढ़िया दिवाली मन रही है चाइना के लिए कि ईरान जैसी लैंड उसको मिल गई है और अमेरिकन वेपन उसके सामने है, तो वो चीजों को टेस्ट कर सकता है। जी। जी हाँ, तो आपके हिसाब से चाइना ने ईरान पे प्रेशर डालने का कोई तुक नहीं बनता कि ईरान के साथ वो, अमेरिका के साथ वो सीज फायर के लिए बातचीत के टेबल पे जाएं? डायरेक्टली तो चाइना नहीं आएगा सामने। और हमने देखा भी है कि चाइना छुप के चीजें करने में माहिर होता है। वो नहीं चाहता कि विश्व में उसका नाम खराब हो या फिर उसको आगे बढ़ने से रोका जाए। तो इसलिए साइलेंट वो हमेशा ईरान के साथ रहेगा, नहीं नहीं, क्योंकि वॉर वॉर में तो ठीक है। राजेंद्र भाई, वॉर में तो ठीक है, युद्ध में तो ठीक है, चाइना ने ईरान को पीछे से समर्थन किया हुआ है, बैक एंड से सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये सवाल हम्म। आपसे पूछ रहा था कि ये जो युद्ध विराम की बातचीत हो रही है ईरान और अभी जो पाकिस्तान मीडिएट अमेरिका। करने वाला है अमेरिका और ईरान के हम्म। बीच में, तो क्या जी। वहां पे चाइना के एंड से थोड़ा सा ईरान पे प्रेशर डाला गया कि आप जाके वो बातचीत करें? क्योंकि जो वेस्टर्न आउटलेट्स हैं, जो पश्चिमी देश के हमारे जो न्यूज आउटलेट्स हैं, उधर ये थियरी बहुत ज्यादा फ्लीटिंग थियरी है जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी,
कि हम्म। चाइना और ट्रम्प के बीच में, शी जिनपिंग के बीच में जो है एक सीक्रेट मीटिंग, एक गुप्त मीटिंग प्लान थी जो ईरान के और अमेरिका के युद्ध की वजह से रुक गई है। लेकिन अमेरिका को इस मीटिंग की बहुत जरूरत है इस समय, और इस युद्ध के बाद ये मीटिंग होनी तो श्योर तय है। लेकिन चाइना को आई थिंक बदले में चाहिए कि अमेरिका ताइवान के समय, जब चाइना ताइवान को जब कब्जाने की कोशिश करेगा या ताइवान का चाइना में विलय करने की कोशिश करेगा, तब अमेरिका की ओर से कोई दखलंदाजी ना हो। तो क्या ऐसा है कि अमेरिका ने एक सीक्रेट डील करी है चाइना के साथ कि वो ताइवान को कब्जा लें और बदले में ईरान को बातचीत के लिए मनाए? जी, पॉसिबिलिटीज पूरी हैं इस बात की। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि चाइना ताइवान को कब्जाने वाला है, तो उसमें हो सकता है कि चाइना चाहता है कि जिस तरीके से हम ईरान में अमेरिका की सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही अमेरिका भी अपना सपोर्ट दे। और दूसरा, मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं अब अमेरिका में, तो वहां पे भी अपनी जनता को खुश करना है। तो ट्रम्प किसी भी प्रकार की हेल्प, चाइना या फिर कोई भी उसका दुश्मन कंट्री क्यों ना हो, उसे लगता है कि वो ईरान में कोई सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए हेल्प ले सकता है, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये बात तो है। आई थिंक अब हम इसमें लास्ट में हम बात करेंगे कि क्या भारत ने एक बहुत सुनहरा मौका खो दिया है एज अ पीस नेगोशिएटर बनने का? क्या भारत ने एक बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी भारत के सामने आई थी कि, क्योंकि इस रीजन में आई थिंक ईरान और इसराइल दोनों पार्टी एक ही देश को ट्रस्ट करती होंगी, जो आई थिंक दोनों को एक ही टेबल पे बातचीत कराने के लिए बिठा ले, वो है भारत। और यूएसए को भी थोड़ा ना थोड़ा होके भारत पे ट्रस्ट करना ही पड़ता, क्योंकि अगर इसराइल और ईरान, अगर दो पार्टीज भारत को ट्रस्ट करने के लिए मानती हैं, तो आई थिंक इंडिया के पास इतना इन्फ्लुएंस तो है, इतना दुनिया में भारत का रुतबा तो है कि तीनों इकट्ठे आ जाते एक टेबल में और हम नई दिल्ली में कुछ डिक्लेरेशन होते हुए देखते। तो क्या आपको लगता है कि भारत ने एक बहुत ही सुनहरा अवसर अपने हाथ से जाने दिया है इस बातचीत पे ना पड़ के या इस इशू पे ना पड़ के, और अपने इनसे कोशिश भी नहीं की भारत ने कि ये अवसर भारत को मिले सीज फायर कराने का या युद्ध विराम कराने का? मुझे लगता है कि भारत ने, देखो जिस प्रकार से ईरान को, इसराइल को, यहाँ भी युद्ध होता है तो भारत वहां पे दवाइयां भेजता है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा भी होगा कि थैंक यू इंडिया करके जो उनके मिसाइल्स हैं, ईरान ने लॉन्च भी की थी, धन्यवाद भी किया था। और हमारे जो गैस है उसको भी अलाउ किया था हार्मोस जलडमरू से। तो भारत बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से इनकी सहायता कर सकता था, एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन भारत की जो विदेश नीति है वो थोड़ी स्लो रही है। हम लोग इतना खुल करके कहीं पे आना नहीं चाहते हैं, कहीं पे अपना प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देना या फिर इन चीजों में नहीं पड़ रहे हैं। और ये आज से नहीं है, तो जब से हम आई आजाद थिंक हुए हैं राजेंद्र भाई, तब से मुझे एक लगता है। मिनट, आपकी बात आप पूरी कर लीजिएगा। आई एम रियली सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं यही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको ग्लोबल साउथ में एक बड़ी आवाज बनना है, आपको यूएन में एक आपको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट चाहिए, तो ऐसी विदेश नीति से काम चलेगा? आपको क्या लगता है? और आप अपनी नहीं, बात कंप्लीट मैं करिए। जी, मैं, हाँ, मैं मानता हूं कि देखो, अगर आपको ग्लोबल साउथ का लीडर बनना है तो आपको वियतनाम को उधर चाइना के बचाने के लिए सपोर्ट करना होगा, इधर हमें थाईलैंड को, फिलीपींस को भी करना होगा। तो साउथ ईस्ट नेशंस में भी हमें अपना सपोर्ट करना है, वहां पे भी हम धीमे पड़े हुए हैं, उतना सपोर्ट हम नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं। और जहाँ पे ताइवान कई बार हमारा समर्थन करता है, लेकिन आज भी हम वन चाइना पॉलिसी को ही अपना करके बैठे हुए हैं, मान करके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये चीजें हमें जल्द से जल्द तोड़नी होगी। एक एग्रेसिव कंट्री के रूप में भारत को उभरना चाहिए, जब हमें पता है कि हमारे पास परमाणु बॉम्ब है और हम हर प्रकार से अपने दुश्मन को निपटा सकते हैं और उसको जो है टिटी पिला सकते हैं। लेकिन भारत बिल्कुल। अपनी अभी अर्थव्यवस्था को लेकर के चिंतित है कि वो एक बूस्ट चाहता है कि हमारे यहाँ पे महंगाई ना हो और डिमांड और सप्लाई में जो है वो इक्वेशन बराबर बनी रहे, ताकि हम विकसित करते रहें। ये कुछ ऐसे ही बात है कि हम हर प्रकार से समर्थन कर सकते हैं, विश्व में जा सकते हैं, लेकिन हमने जो फोकस किया है वो अपने कंट्री पे किया हुआ है। आपने एक बार सुना भी होगा, पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं उनसे सुना भी होगा कि हम तो पुराना ट्रक है, भारत एक कार है, एक महंगी कार है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा कि कौन सी कार उन्होंने उस समय भारत को बोला था। और जब ट्रक और कार की टक्कर होती है तो हमेशा नुकसान कार को ही होता है। तो कार का मतलब हाँ। यही था वहां पे कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, अमर्जिंग इकोनॉमी है, तो जिसमें इस अमर्जिंग इकोनॉमी का हम टाइटल अपने आप से छीनने नहीं देना चाहते हैं। हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, हम लोगों की नजरों में भी नहीं आना चाहते। और तभी हमारी विदेश नीति इस तरीके से चल रही है कि साइलेंटली हम आगे बढ़ रहे हैं।
कि हमारे सामने एक शिकार है। चाइना अपना जो है जब विस्तार कर रहा था तो वो भी ऐसा कुछ कोई भी काम नहीं करता था। धीरे धीरे वो उसने अपने आसपास के जो क्षेत्र है उनको कब्जाया। लेकिन वहीं पे हमने अपने आसपास के क्षेत्रों को लगभग गंवाया है। 1947 में हमने पाकिस्तान, 1935 के आसपास में हमने म्यांमार को अपने हमारे से अलग हो गया। तो एक ही हिस्सा और हमारे उस पास में समय आया तो जो हम सिक्किम के आजाद रूप भी में नहीं आया। थे। जी जी, उस समय तो बिल्कुल हम बिल्कुल, आजाद उस भी समय नहीं तो थे, हम सही आजाद बात है। भी नहीं थे, हाँ। तो भारत को अभी जो भारत की नीति है, मुझे लगता है कि भारत को अलग है तो अपने आप में ये भी ठीक है कि जीडीपी हम कहीं ना कहीं ध्यान रख रहे हैं। और इस जीडीपी का बड़ा गंदा असर पड़ा है अभी जो हमारे क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है 8-9 अप्रैल को, तो उसमें हमने सिक्स पॉइंट बिल्कुल, नाइन कर दिया है। आप ही जी। की बैठक थी सर वो। जी, तो 6.9 कर दिया है। हम 7, 8, इवन 10 की बात कर रहे थे कि 2047 तक हमें विकसित भारत चाहिए। लेकिन अभी आगे आपको पता है कि 6 बैठक होती हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो अभी पहली बैठक हुई है इस वर्ष की, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्च से 31 मार्च से और 1 अप्रैल के बीच में हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो 8 अप्रैल को हो चुकी है। आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं तो मुझे लगता है कि फालतू में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हम मीडिएटर बने और मीडिएटर बनने के बाद भी वो लोग नहीं मानते हैं तो इसमें भारत को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम इस युद्ध के माहौल में अपनी अर्थव्यवस्था को संभालते हैं तो ये एक विदेश नीति का अच्छा मुझे लगता है कि निर्णय हो सकता है कि हम अपनी जो जीडीपी है उसको बरकरार तो रखें। जी। आपको लगता है कि हमें उड़ता तीर नहीं लेना चाहिए, ये आपके हिसाब हाँ, से डेफिनेटली। आपकी रीजनिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर सर पाकिस्तानियों को तो खुला मौका मिल गया है आज। अरे आप अगर सोशल मीडिया में देखते होगे, ओ माय गुडनेस, ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया में। जिस तरह के वो जो है भारतीय लोगों के बारे में जो कमेंट्स अभी कर रहे हैं कि हम पीस मेकर बन गए हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तानी पेड जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह से वो वेस्टर्न मीडिया में अपने पाकिस्तान का स्टैचर बढ़ाने के लिए जिस जी तोड़ तरीके से आर्टिकल्स एक के बाद एक छापते ही जा रहे हैं कि पाकिस्तान नेगोशिएटर है, जो भी है। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत गोल्डन रन है कि भाई, एक क्योंकि उनको अर्थव्यवस्था की तो परवाह करनी नहीं है। उनका ग्लोबल स्टैचर वैसे भी डाउन है। तो क्या पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन समय है कि अपने आप की जो अपना जो पाकिस्तान के विरुद्ध जो इंटरनेशनल इमेज है, उसको जो है पाकिस्तान परिवर्तित कर रहा है धीरे धीरे। जो पाकिस्तान को लोग नेगेटिव लाइट में देखते थे, उसको सकारात्मकता से देखें। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरी मौका है जो पाकिस्तान को मिल गया है ट्रम्प के फेवर में रहने की वजह से? और आपको क्या लगता है, क्या लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को इसका फायदा भी होगा? पाकिस्तान का फायदा जहां तक है तो उसको थोड़ा लोन मिल सकता है जिसे हम भीख बोलते हैं, तो वो मिल सकती है। फायदा कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है कि जो लोग अपने अर्थव्यवस्था को नहीं पालेंगे तो ऐसी सी चीजों का कोई फायदा नहीं होता है। हम थोड़ा सा पीछे चलें तो हमने G20 की एक सफल बैठक भारत में करवाई है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था भी है और लोग हमारा अपना सामान हमारे यहाँ मार्केट में बेचना भी चाहते हैं। तो वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जबकि जहां पर हम एक पीस नेगोशिएशन के रूप में देखें तो यहाँ पे जो पाकिस्तान ने अचीवमेंट हासिल की है ये उतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक प्रॉक्सी के तौर पे पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। और आपने खुद भी हम्म। बताया कि अभी जो पाकिस्तान है वो खुद डायरेक्ट नहीं है, वो उसको तो उसके पीछे सीधा ट्रम्प और जो उनकी टीम है बिल्कुल, वो ट्रम्प का गाइड कर रही है हाथ है, कि सर पे दुनिया में हाथ है। क्या मैसेज जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जी आई जी थिंक सभी को वो उनका एक्स का जो पोस्ट है वो सभी को याद ही होगा, जहां पे ड्राफ्ट मैसेज फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लिखा हुआ था। उसके बाद हालांकि उन्होंने शायद पूरा जी कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल दिया। आई थिंक वो एक स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान की दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई देखिए हमारे पास व्हाइट हाउस का कितना बड़ा एक्सेस है। उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट कर दिया दिखाने के लिए लोग। आई थिंक हम इंडिया में मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पॉलिसी को हम थोड़ा बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। और आई थिंक ये सबसे आई थिंक गलत बात ये है कि हम अपने दुश्मन को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आजकल। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हर चीज पे मजाक उड़ाना या पाकिस्तान को बहुत ही हल्के में लेना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल। आई थिंक कुछ तो ब्रेन्स या कुछ तो दिमाग तो होगा ही उनके लोगों में भी कि उन्होंने इतना ये कॉपी पेस्ट करके डाला है। तो मेरे हिसाब से आपको क्या लगता है कि एक स्ट्रैटेजिक ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से, या मुश्किल ये मिस्टेक थी, या उन्होंने जानबूझ के किया था ये?
यार ग्रामर मिस्टेक देखें तो पाकिस्तान से बहुत पहले से हुई है। उनका पाकिस्तान का जो डॉन है वहां पे भी मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर में कई बार नीचे एआई द्वारा छापे हुए आर्टिकल्स देखने को मिले हैं। और कभी कभार तो वो हाँ ऐसे आर्टिकल्स को कोट करते हैं अपने पार्लियामेंट में खड़े होके, जो अखबार में लिखे ही नहीं गए थे। झूठी रिपोर्ट्स हाँ, भी पेश बिल्कुल हो जाती बिल्कुल हैं। तो नीचे जो बिल्कुल। उनके जो सिविल सर्वेंट है ना, वहां पे प्रॉब्लम है। हाँ, जो जैसे हमारे यहाँ पे अच्छा। सिविल सिविल सर्वेंट है, वैसे पाकिस्तान में है। तो वहां पे इंटेलिजेंस की कमी है कि हमारे यहाँ पे जो यूपीएससी का एग्जाम होता है वो बहुत कठिन होता है। और कई हाँ। पड़ावों से लोग पास करके वहां पे आते हैं, लिमिटेड ऑप्शंस उनके पास हम्म में होते हैं। तो वैसी एक हम्म व्यवस्था पाकिस्तान में नहीं है। वहां पे जो है एक प्रकार से आप ये मान लीजिए कि भ्रष्टाचार थोड़ा सा हमारे से ज्यादा क्या बहुत ज्यादा है। तो और हम्म अपने जो करीबी लोग होते हैं वो वहां लाते हैं अपने पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सिस्टम में। आप क्रिकेट में ही देख हम्म लीजिए कि ज्यादातर वही लोग होते हैं जो उनके फेवरेट होते हैं। तो हम्म। ये फेवरेटिज्म तो छोड़ना पड़ेगा अगर आपको देश को एक तरक्की की राह पे ले जाना है। थोड़ा फेयर कंपटीशन बिल्कुल। होना चाहिए, जो तो हमारे यहाँ पे आपके देखने को हिसाब मिलता है। से जो जो आपके हिसाब से जो ट्विटर पे या एक्स पे ये लोगों ने किया, ये जानबूझ के नहीं किया गया, ये गलती से हो गया उनसे? मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि शायद एक ये मिस्टेक हो सकती है। हाँ हाँ, ओके। सो लेट्स जस्ट क्विकली हम करते हैं हमारे सेकंड इशू पे बात। जो हमारा सेकंड इशू है वो है कि भाई साहब, इस वॉर के अभी वॉर हो गया, अभी हम सीज फायर के दौरान हैं। हम इस पे बात करना चाहते हैं कि रशिया अब ये विंटर्स खत्म होने के बाद क्या रशिया के पास स्ट्रैटेजी है कि क्या रशिया यूक्रेन पे अब और दुगनी ताकत से हमला करेगा? क्योंकि रशिया अब इकोनॉमिकली, रशियन ऑयल बहुत तेजी से बिक रहा है, गैस बिक रहा है, सब कुछ रशिया के पास पैसे आ रहे हैं वॉर के। तो क्या आपको लगता है राजेंद्र भाई कि क्या रशिया अब और दुगनी ताकत से अटैक करेगा? देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध के साथ हमारी भी 3 साल उम्र बढ़ चुकी है। तो 3 4 साल हम बड़े हो चुके हैं। लेकिन आजकल जो छोटे छोटे देश हैं वो बहुत कमाल कर रहे हैं। और ये छोटे देश जो हैं वो बड़े देशों का समर्थन पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से इनको निपटाना अब इतना आसान नहीं है। पहले के समय में हम हम्म। देखते थे कि छोटे छोटे देशों को समझा नहीं जाता था, जल्दी ही लूट लिया जाता था। सिकंदर महान ने कितनी हाँ जल्दी चीजों को निपटा दिया था। लेकिन अभी जो हाँ, बैकस्पोर्ट है, युद्ध एरा बदल गया है। और हमारे क्या बोलते हैं, बिल्कुल। साइबर युद्ध आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आ गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो रशिया के पास पैसा थोड़ा ज्यादा हो गया। लेकिन जब ये युद्ध शुरू हुआ था मुझे लगता था कि शायद इतना लंबा नहीं जाएगा। लेकिन ये युद्ध बहुत लंबा हाँ, चल गया है। यहाँ पे विचार बिल्कुल विमर्श बिल्कुल करने की एक आवश्यकता है कि आजकल छोटे छोटे देश मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। कैसा हो पा रहा है? तो या तो कि आजकल ऐसा हो रहा है कि लोग बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं है, कि हम मशीनों पे तो ज्यादा भरोसा आई कर रहे थिंक हैं। क्विक प्रेडिक्शन आपसे एंड पे लूंगा कि क्या ताइवान चाइना को बसाएगा, लेकिन हाँ, हालांकि वो हम एंड पे बात करेंगे, लेकिन हाँ, तो रशिया पे बात कर रहे थे। हम्म। तो ताइवान का जहां तक है प्रश्न है कि चाइना कब जाएगा कि नहीं, संभावना पूरी है। संभावना है कि ट्रम्प के शासनकाल में नहीं, ही ताइवान पर एक आक्रमण हो जाए। मेरा सवाल ये है राजेंद्र भाई कि क्या ताइवान में चाइना फंसेगा जैसे रशिया यूक्रेन में फंसा, या अमेरिका ईरान में फंसा? अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर अमेरिका साथ देता है ताइवान का, जो मुझे लगता नहीं है कि अमेरिका देगा, क्योंकि ट्रम्प है वहां पे महान प्रधानमंत्री, अब तक के महान प्रधानमंत्री। तो सारा हाँ सब कुछ डिपेंड करेगा कि ताइवान कैसे सपोर्ट करता है और अमेरिका ताइवान को कैसे सपोर्ट करता है। क्योंकि ताइवान बहुत छोटा देश है। और वहां पे जापान ने भी अपने कुछ इनपुट दिए हैं, लेकिन जापान को हम एक मिलिट्री पावर नहीं मानते हैं। तो ये अमेरिका पे निर्भर करता है, जो फिलहाल मुझे नजर नहीं आता है। जिस तरीके से अमेरिका का ईरान के सामने प्रदर्शन रहा है, तो उस प्रदर्शन को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ताइवान वाह। को उस हद तक सपोर्ट हाँ हाँ। प्रोवाइड कर पाएगा। और ये चाइना के लिए ग्रीन सिग्नल की तरह है। जी। हम्म। तो चलिए, बहुत ही क्विकली हम अभी हमने रशिया पे बात कर ली, यूक्रेन पे बात कर ली, हमने बातचीत के युद्ध विराम की बातचीत पे भी बात कर ली। क्विकली हम बात करते हैं थोड़ा सा भारत के पर्सपेक्टिव से कि आर्थिक आर्थिक व्यवस्था में इस वॉर का अगर लेट्स से वॉर रुक जाता है, तो क्या आपको लगता है कि कितना समय होगा वापस एक न्यू नॉर्मल क्रिएट करने में? यानी कि जो गैस सिलेंडर्स की आपूर्ति है वो पहले जैसी आ जाए या पहले जैसी हो जाए, और ऑयल की आपूर्ति पहले जैसी हो जाए, उस स्थिति को वापस लाने में भारत को कितना समय लग सकता है? हाँ, ये सच में एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों के घरों में गैस सिलेंडर नहीं है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक
जो कुकर्स हैं उनका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, ओवन वगैरह का। तो 6-7 महीने लग सकते हैं, क्योंकि हम 85% अपना जो गैस है वो बाहर से आयात करवाते हैं, जिसमें ईरान और ये जो ओमान के बीच में हार्मोस जल डमरू है, यहाँ से हमारे जहाज गुजर के भारत तक पहुंचते हैं। तो टाइम लग जाएगा 6-7 महीने तक। लेकिन अगर ये युद्ध बढ़ता है तो अभी सिचुएशन इतनी भयावह भारत में नहीं हुई है, गैस सिलेंडर के हिसाब हम्म। से देखें फिर भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। पेट्रोल को हमने कंट्रोल किया है, उसके दाम नहीं बढ़ने दिए हैं। और हमारे यहाँ पे एक बड़ी बात मुझे देखने को मिली है कि जो कंपनियां हैं हमारे पास में पेट्रोल की या गैस की, हम्म। उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए, अपना लाभ खोया है। तो ये एक हम्म। सरकार ने शायद हो सकता है कि हिडन कोई सब्सिडीज उन लोगों के लिए प्रोवाइड करी है, जिसकी वजह से टैक्सीज बिल्कुल। और सब्सिडीज का जो इक्वेशन है वो ठीक ठाक रही है, और जनता को एक राहत मिली है। जबकि पाकिस्तान में आप देखें तो बुरा हाल हुआ है, बहुत सारी गाड़ियां वह बंद करनी पड़ी उन लोगों को, और काफी हद तक चीजों को नहीं संभाल पाए। पर भारत ठीक ठाक संभाल पाया है। लेकिन ज्यादा देर अगर ये युद्ध और आगे बढ़ जाएगा सीज फायर के बाद, तो चीजें हमारे हाथ से बाहर जा सकती हैं। लेकिन अभी तक चीजें हमारे हाथ में हैं। ईरान के साथ भी हमारे अच्छे संबंध हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि हार्मोस में हमारे जो जहाज हैं उनको भारत आने तक कोई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सीज फायर बंद होता है तो ये एक अपना कायम रहता है तब। जी। ओके। ओके। सो अंतिम में हम चाइना और ताइवान पर ही बात करने वाले थे, पर हालांकि हमने बात करी भी थी। पर ये एक लेजिटिमेट सवाल है जो आई थिंक वेस्टर्न आउटलेट जैसे बोल रहे हैं कि क्या अगर अमेरिका ने फ्री रेन दे दिया चाइना को ताइवान पे कब्जाने के लिए, कोई हस्तक्षेप नहीं किया अमेरिका ने, अमेरिका की ओर से कुछ हस्तक्षेप नहीं हुआ, या अमेरिका ने अपनी टांग नहीं डाली, तो क्या चाइना आसानी से ताइवान ले लेगा? और कब तक आपको लग रहा है कि चांसेस हैं कि ये बड़ा कुछ करेंगे? दूसरा, जो चाइना में खबरें आ रही हैं वापस एक बार की गुटबाजी चल रही है, शी जिनपिंग का एक ग्रुप हो गया है, और वहां पे जो सेना के कुछ अधिकारी है उन पर लगातार जो है कथित तौर पर जो है उनको गिरफ्तार करा गया है, उनको मार दिया गया, कुछ लोगों को सजा दी गई है। और कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चाइना पे अभी 4-5 दिन पहले आतंकवादी हमला हुआ, जिसके बारे में कोई भी खबर जो है बाहर नहीं आ पाई। तो आपको क्या लगता है राजेंद्र भाई, स्पेशली आप जो चाइना के मीडिया है, या फिर अब जो जितना आपने आपने समझा है, उस हिसाब से पिछले हफ्ते भर के इन डेवलपमेंट्स को आप क्या कैसे देखते हैं? और क्या सही में गुटबाजी हो रही है शी जिनपिंग के विरुद्ध? देखिए, चाइना और चाइना के साथ जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चाइना के साथ आप कभी भी कंपैरिजन करें तो रशिया का कंपैरिजन करें। जैसे पुतिन और शी जिनपिंग हैं, तो इन दोनों का क्या है कि एक जैसा ही रुतबा है, एक जैसा ही शासन तंत्र देखने को मिलता है दोनों ही देशों में। जिस प्रकार से पुतिन ने देश को संभाला है और एक युद्ध नीति को अपनाया है, वहां के एयर डिफेंस सिस्टम देख लीजिए या फिर कोई भी आइटम देख लीजिए, वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। लेकिन चाइना ने कॉपी तो किया है, पर वो उन चीजों को अच्छे से नहीं कर पाया है। इसलिए यही चीज है कि कहीं ना कहीं टूट फूट चाइना सरकार में देखने को मिलती है। हम कई बार क्या होता है कि किसी को कॉपी करते हैं, लेकिन 100% हम किसी को कॉपी नहीं कर पाते। यहीं पर कहीं ना कहीं चाइना में गलती हुई है कि जो शासन तंत्र उसने अपनाया है साम्यवाद को, उसमें गड़बड़ देखने को मिल जाती है कि लोग भ्रष्टाचार भी करते हैं, या फिर चीजों को बाहर नहीं आने देते, आपस में गुटबाजी होती है। लेकिन ये चीज रशिया में हमें देखने को नहीं मिलती है। और रशिया में होती है तो रशिया में लोगों को वो क्या बोलते हैं कि मारने की भी न्यूज आ जाती है कि मार डाला गया। चाइना में भी ये बिल्कुल। चीजें होती हैं। लेकिन फिर भी चाइना अभी कच्चा है। चाइना में प्रॉब्लम ये है कि बाहर के लोग अभी भी हस्तक्षेप कर रहे हैं वहां पे। स्पाइस जो है वो चाइना में चल रही हैं। रशिया में वो बहुत हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि रशिया दुनिया में बहुत पहले से एक ऐसो क्या बोलते हैं उसको, एक अलग थलग देश पड़ गया है। जबकि चाइना हम्म। में अभी बहुत हम्म। सारे देशों का आना जाना है, तो वहां पे स्पाई ये चीजें ज्यादा होती हैं, और उसकी वजह से उनकी सरकार चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाती है। कई बार चाइनीज लोग भाग करके बाहर आते हैं। नंबर एक बात। दूसरी बात, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रशिया की जो जनसंख्या है वो 14 करोड़ के आसपास है। तो कंट्रोल करना, छोटी जनसंख्या होती है और बड़ा देश है तो कंट्रोल करना इजी होता है, कुछ ज्यादा मुश्किलात के सामने नहीं करने पड़ते। लेकिन चाइना में आप लोग जानते हैं 130-140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो उसको कंट्रोल करना, कितने लोगों को हम रोकेंगे कि जानकारी बाहर ना आए। और जब आती है तो बहुत भयंकर वाली आती है। क्योंकि आप जानिए कि अगर 100 में से 2-3 जानकारियां भी आपके पास आ रही हैं,
या दो तीन जानकारियां आप उस पर टिका टिप्पणी कर रहे हो, तो उसके पीछे कितनी घटनाएं जो होंगी जो हम तक नहीं पहुंच सकी, तो ये अपने आप में एक आइडिया लगाया जा सकता है। क्योंकि हम खुद बड़े देश में रह रहे हैं, हमारी बड़ी जनसंख्या है, और उसके सामने कितनी घटनाएं होती रहती हैं। तो चाइना में भी ऑब्वियसली ये हम्म। चीजें हो रही हैं, लेकिन वो मैनेज करने में रशिया की तरह सक्षम अभी नहीं है। जी। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या शी जिनपिंग वापस खतरे में दिख रहे हैं, या उनकी सत्ता पे कुछ ऐसा बड़ा खतरा है कि जो आई थिंक जिनको शी जिनपिंग ने सक्सीड किया, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, जी। हुजिंग हुजिंग ताओ आई थिंक वो है, उनको उनके जो जी। ओल्ड लॉयलिस्ट हैं, क्योंकि 2022 या 23 के मीटिंग में हमने देखा था कि उनका जो है शी जिनपिंग ने बहुत अपमान करा। उसके बाद जो हु जिंगताओ के समर्थन में लोग थे, वो उनको धीरे धीरे जो है सफाया करने की कोशिश करी गई शी जिनपिंग द्वारा। लेकिन फिर ये खबर निकल के आई, स्पेशली एक यूट्यूब चैनल है लेस रियल टॉक्स बोल के, वो है एक चाइनीज एनालिस्ट हैं, खुद भी शायद चाइनीज एथनिसिटी से तारुक कर रखती हैं, और उनके द्वारा काफी लंबे समय से ये जो है क्लेम किया जा रहा है कि शी जिनपिंग की जो है पकड़ वो है जो चाइना में बहुत ज्यादा हद तक कमजोर हो गई है। वो कुछ अपने तथ्य कोट करती हैं, कई चाइनीज सोर्सेस के थ्रू अपने वो जो तथ्य है वो कोट करती हैं। एक एक घंटे के उनके लाइव सेशंस होते हैं जहाँ पे वो ये सब तथ्य जो है कोट करती हैं। अ, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे सच में है, क्या शी जिनपिंग की जो पकड़ है वो चाइना से कमजोर होती जा रही है? एक्चुअली में जब मैं 10th क्लास में था तो 2015-17 की बात है। 2015-17 में भी मैंने ऐसे कुछ घटनाक्रम को सुना था, और जब हम चाइना के बारे में पढ़ते थे तो वहां पे ये चीजें सुनते रहते थे। और आप किसी भी सरकार में देख लें, चाहे भारत में लोकतंत्र में हाँ। देख लें, तो ये वाद विवाद का जो चीजें हैं चलती रहती हैं, एक दूसरे को मारना मरवाना ये चलता रहता है। हमारे हम्म। महाराष्ट्र में भी अभी हम्म। बहुत बड़ा जहाज का कांड हुआ था जिसमें हमारे देखिए, नेता आप चले बहुत गए। बड़ा क्लेम कर रहे हैं, बहुत बड़ा जी। क्लेम कर रहे हैं आप। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों को कि देखो, कोई भी हाँ। सरकार में है, चाहे शासन में हमारे दर्शकों में से भी कोई होगा, तो उसे अपने प्रतिद्वंदियों के साथ निपटना तो पड़ेगा ही। वो चाहे आप हाँ। दिमागी तौर पे देख लीजिए, शारीरिक तौर पे देख लीजिए, तो ये चलता रहेगा। अभी मुझे लगता है कि श्री जिनपिंग का टाइम है वहां पे, और वो पुतिन हाँ। के कुछ ना कुछ आइडियाज को तो फॉलो कर रहे हैं जो आज तक कामयाब हैं, क्योंकि ये चीजें जो हैं वो बहुत हम्म। पहले से चल रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी, निरंतर चीजें चलेंगी। तो आई होप हम्म। कि अभी उनका हाँ टाइम 2035 तक, वैसे मानते हैं कि 2035 तक तो एक्सटेंड कोई कर इनको दिया परिवर्तन गया है, हाँ। हाँ हाँ हाँ। उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ हो जाए। पर अभी मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद वो इन चीजों को समझ रहे होंगे और बचा लेंगे अपने आप को। जी। बिल्कुल, ओके। सो आपके हिसाब से शी जिनपिंग अपने देश में पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ताकतवर हैं, अभी भी उनके हाथ में ही हैं, वही जो है शॉट्स को कॉल कर रहे हैं। तो अब जी। ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच में आपको अगली बैठक बहुत जल्दी शायद देखने मिलेगी। क्या लग रहा है कि क्या ट्रम्प और शी जिनपिंग की बैठक में क्या मुद्दे होने चाहिए जो आई थिंक दोनों लीडर्स डिस्कस करेंगे? उसके साथ हम कॉन्वर्सेशन को खत्म भी कर देंगे, या आपके हम सबके लिए भी लास्ट आई थिंक हम दोनों के लिए क्वेश्चन है कि आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो आई थिंक इस समय अमेरिका चाइना एक दूसरे से बात करके रिजॉल्व करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही बात बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि ट्रंप के साथ जब भी कोई इंटरनेशनल नेता, चाहे वो अफ्रीका के श्री रामफोसा देख लीजिए, उनका उन्होंने कैसा मजाक उड़ाया था ट्रंप ने, फिर कनाडा को तो गवर्नर तक बोल दिया था। तो चाइना इन और चीजों को ध्यान में जापानीज रखता प्राइम है। मिनिस्टर के और साथ भी जो पर्ल हार्बर वाला इंसिडेंट करा, उन्होंने हाँ जिस तरह हाँ से हाँ बेइज्जती बिल्कुल। करी, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो ये यूरोपियन सब नेताओं चीजें को वहां पे तो यूरोपियन नेताओं का अपमान किया, मैक्रों के मैसेजेस लीक कर दिए। हाँ, आप कंटिन्यू करिए बाद में। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि चाइना और अमेरिका के बीच में अगर कोई मीटिंग होगी तो या तो वो पब्लिकली ना हो, क्योंकि चाइना भी ध्यान रखेगा। और अगर कोई वैसी बेइज्जती, ट्रंप ने ऐसा कुछ कर दिया है, तो उसके परिणाम थोड़े से गलत हो सकते हैं। क्योंकि श्री जिनपिंग और भारतीय नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कई बार ट्रंप ने बुलाया मीटिंग में, G7 में भी जब मीटिंग हुई कनाडा में
2025 की बात है। तो वहां पे भी वो नहीं गए, अमेरिका नहीं गए, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि अफ्रीका के जो प्रधानमंत्री हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके साथ राष्ट्रपति माफ कीजिएगा, उनके साथ क्या हुआ है। तो हम्म। हम बच रहे हैं, जो इंटरनेशनल नेता हैं वो ट्रम्प के साथ किसी विचार विमर्श से बच रहे हैं, क्योंकि उनके साथ तो आई फायदा थिंक नहीं है कोई अमेरिका भी में तो विचार बच विमर्श ही रहे। करने का। हाँ, वो जी। अमेरिका में तो वो बच ही रहे हैं। आई थिंक हाँ। ट्रम्प और चाइना के बीच में जो बातचीत है वो शायद किसी न्यूट्रल ग्राउंड में हो। शायद किसी ऐसे देश पे जो दोनों देशों को जो है वो आई थिंक जो दोनों देशों को जो है मानता है, या दोनों देश उस पर इक्वली भरोसा करते हैं। हालांकि इस समय आई थिंक दुनिया में ऐसा एक देश ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसपे दोनों देश इक्वली इतना ही इक्वली विश्वास रखते हैं। हाँ। और यहाँ पर विश्वास से बड़ी बात अनमोल भाई, मैं ये बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ट्रंप के साथ बातचीत होती भी है तो उसका परिणाम सही होगा गलत होगा इसका कुछ कह नहीं सकते। कब वो टाको बिल्कुल कर जाएंगे, बिल्कुल। टाको आ जाता है बीच में। और जब टाको आएगा, जब सामने वाला व्यक्ति अपने विचारों पे, अपनी बातचीत पे पक्का नहीं है, तो फिर कुछ विचार विमर्श दुनिया के लिए उसके कोई फायदे नहीं है। बिल्कुल जी। निष्कर्ष भी नहीं निकल सकता, आप किसकी बात हाँ। मानोगे, आई थिंक तो। हाँ बिल्कुल। ये तो बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी। तो आई थिंक हम एंड करते हैं हल्का सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वॉर के सिचुएशन को जान के। अभी के लिए जो स्थिति बनी हुई है, तालिबान लगातार पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन से अटैक कर रहा है। पता नहीं तालिबान के पास इतने अत्याधुनिक इजरायली मेड ड्रोन्स कौन भिजवा रहा है, वो तो अभी तक जो है पता नहीं चल रहा है दोस्तों कि क्या हो रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि तालिबान लगातार अफगानिस्तान पे ड्रोन्स अटैक, पाकिस्तान पे ड्रोन्स अटैक कर रहा है। और पाकिस्तान के ओर से जवाबी अभी तक कोई हमले किए नहीं जा रहे हैं पिछले कुछ समय पे। बाकी आई थिंक इस समय एक जो सीक्रेट आई थिंक डील हुई है कि जो पीएसएल पाकिस्तान का चल रहा है उसको अच्छे से करा लिया जाए। उसके बीच में तालिबान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो है रक्षा मंत्री। सीक्रेटली पाकिस्तान के कुछ सोर्सेस से हमें पता चला कि पाकिस्तान के कुछ टॉप आर्मी जनरल्स जो है वो अफगानिस्तान में काबुल में गए और उन्होंने अफगानिस्तान में जो तालिबान गवर्नमेंट है उनके कुछ मुख्य अधिकारियों से बात करी, मीटिंग करी। आई थिंक पीएसएल से पहले की ये समय था की बात थी। तो आपको क्या लगता है राजेंद्र भाई की, आई थिंक अब लास्ट ही क्वेश्चन है, आई थिंक ये ट्रूली लास्ट ही क्वेश्चन है। आई थिंक मेरे दिमाग में आ जी गया इसलिए मैंने सोचा कि ये भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है, इस पे तालिबान के पास ये इजरायली ड्रोन आ कहां से रहे हैं? दूसरा कि क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक कुछ सीक्रेट ट्रूस हुआ है कि पीएसएल खत्म हो जाने के बाद वापस युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, या क्या है? जी। देखिए, पहला प्रश्न जो आपका है, तालिबान के पास इजरायली ड्रोन कहाँ पर आ रहे हैं, तो ये देखिए आपके माइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिव पे मैटर करता है कि आप कौन से देश से हैं। यदि आप पाकिस्तानी हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि भारत इसमें हेल्प कर रहा है। और यदि आप भारतीय हैं तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, अगर भारत हेल्प भी कर रहा है तो हमें क्या, ठीक है, पाकिस्तान हमारे पास भी ग्राउंड है। यदि चाइना अपने वेपन को टेस्ट करने के लिए ईरान का इस्तेमाल कर सकता है तो भारत भी ऐसा कर सकता है ना। और दूसरा जो आपका हाँ। प्रश्न है कि पीएसएल के बाद युद्ध शुरू हो सकता है कि, या फिर उसमें कुछ तनाव बढ़ने को देखने को मिलेंगे कि नहीं। देखिए, पीएसएल अपने आप में एक घाटे का सौदा हो गया है। क्रिकेट आप हम्म। लोग सब दर्शक जानते ही हैं कि जब तक उसमें जनता नहीं आएगी, तो वो टिकट जब तक बिकेंगे नहीं तब तक कैसे पीएसएल का खर्चा निकलेगा। तो अपने आप में ये एक सफेद हाथी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के युद्ध के बीच में पीएसएल इन्होंने करवा लिया है। और ऑब्वियसली उस समय पाकिस्तान और ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ इनके ऊपर होगा। यदि भारत अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान के साथ है, तो मुझे लग रहा है कि पीएसएल जो भारतीय आईपीएल के साथ में करवाने का उनका एक ये टाइम उन्होंने चुना था, तो उसको भारत ने ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। और आगे हम्म। देखेंगे कि कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि पीएसएल को बहुत नुकसान हुआ है। और जब किसी देश को बिना युद्ध किए नुकसान होता है तो अपने आप में ये बहुत खतरनाक खबर होती है, एक अलर्ट की घंटी होती है कि वो युद्ध में भी नहीं है बिल्कुल और वो अपनी जनता को टिकट भी नहीं बेच पा रहा है और उसको नुकसान भी हो रहा है। तो ये किसी देश के लिए एक बिल्कुल। डरावनी खबर होती है। जी। बिल्कुल। सो चलिए आई थिंक खत्म करते हैं आज के इस शो को। राजेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए और अपना कीमती समय हमारे दर्शक आपने निकाला।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच गाइस। आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्पॉटिफाई में सुन रहे हैं, तो यूट्यूब में देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप, अगर आप स्पॉटिफाई में भी है, तो भी पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा आपके दोस्तों के बीच में। ये एक प्रीमियम जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, जो हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हम देख रहे हैं, एक विजुअली इम्पेयर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जियोपॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो स्लैश अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लिसनिंग टू अस, कीप वॉचिंग अस एंड स्टे सेफ। और आप सब सुरक्षित रहें, जहां पर भी रहें, और मजे से रहें, यही दुआ, यही कामनाओं के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलने के लिए छोड़े जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। धन्यवाद अनमोल भाई, और धन्यवाद दर्शकों, आपने हमें इतनी देर तक झेला। चलिए, बाय बाय।